कैसे हैं साथियों? आज आपके लिए लेके आए हैं 13, 14, 15 जून की जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो एसएससी का सीजीएल हो, सीपीओ हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, तो जो जो न्यूज पेपर चल रहे हैं सभी में आपको काम देगा। तो हर रोज हम इंपॉर्टेंट जो हेडलाइंस हैं 5 वो लेके आते हैं ताकि आपको बेनिफिट हो सके। आइए चलते हैं पहली न्यूज की ओर। बिडाऊ कम्युनिटी काफी न्यूज में चल रही है क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है अमनेस्टी इंटरनेशनल। तो इस अमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि इजराइल जानबूझकर वेस्ट बैंक में जो कम्युनिटी रहती है बिदाऊ, इनको क्या कर रहा है, वहां से निकाल रहा है, यानी कि इनकी इथनिक क्लींजिंग कर रहा है। तो ध्यान में रखना, बिदाऊ एक कम्युनिटी है जो बिलोंग करती है वेस्ट बैंक से। ये पूछा जाएगा आपसे, ये एग्जाम क्वेश्चन आएगा भी कहां से बिलोंग कर रही है, तो ध्यान में रखना वेस्ट बैंक से बिलोंग कर रही है। आजकल इशू चल रहा है इजराइल का, आपने देखा होगा इजराइल वेस्ट बैंक का। तो जहां से इनको भगाया जा रहा है, ये मोस्टली पेस्टोरल लोग हैं, पेस्टोरल हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और ज्यादातर हाथियों को चराने का क्या है, काम करते हैं। साथियों ये भी बताया गया है कि लगभग 2023 से 100 ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनको क्या किया गया है, फुल या पार्शली डिस्प्लेस किया गया है। इसको ध्यान में रखना। चलो ये एक न्यूज सी बस आपने याद रखना है कि बिदाऊ कम्युनिटी न्यूज में है, किसके अटैच है, वेस्ट बैंक के साथ। क्यों न्यूज में है, क्योंकि इनको निकाला जा रहा है। तो सेकेंड न्यूज की ओर बढ़ते हैं। दूसरी न्यूज है इंडिया नेपाल क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस मैकेनिज्म। साथियों भारत में बहुत सारे नेपालीज हैं जो इंडिया में काम करने के लिए आते हैं। तो अगर नेपालीज ने वापस अपने घर पे रुपया देना है तो उनको काफी इशू आते थे। तो इसीलिए इंडिया और नेपाल ने मिलकर एक रेमिटेंस मैकेनिज्म बनाया है कि आप अभी ऑनलाइन, आपको कोई करेंसी एक्सचेंज नहीं करना है, सिंपल ऑनलाइन ही आप P2P, पीयर टू पीयर आप रुपए क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इंडिया का यूपीआई मिलके नेपाल के नेशनल पेमेंट इंटरफेस से मिलके एक लिंकेज बना रहा है। इसको याद में रखना, नेपाल का है नेशनल पेमेंट इंटरफेस और भारत का है पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और रेमिटेंस को और आगे बढ़ा रहे हैं। हमने पहले भी देखा था कि अब तक 9 देशों के साथ ग्लोबल एक्सपेंशन कर चुका है कि जहां पे दोनों मिलके, इंडिया का यूपीआई एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से हम कैश ट्रांसफर कर सकते हैं ऑनलाइन। तो 9 देश ध्यान में रखना, सिंगापुर, मॉरिशस, कतर, श्रीलंका, नेपाल, यूएई, फ्रांस, भूटान, कंबोडिया। तो अभी अगर आप इन कंट्रीज में जा रहे हैं तो आपको एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे यूपीआई ऐप के जरिए ही, कहने का मतलब रुपए क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। रिसेंट में 13th ब्रिक्स अर्बेनाइजेशन फोरम की मीटिंग होकर हटी है 12 और 13 जून को। 12-13 को न्यू दिल्ली में इसकी मीटिंग हुई है, ध्यान में रखना है। कहां पे मीटिंग हुई है, सुषमा स्वराज भवन जो न्यू दिल्ली में बना हुआ है, वहां पे इसकी क्या हुआ है, मीटिंग हुई है। किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। काम क्या है कि कैसे अर्बेनाइजेशन जो ब्रिक्स के कंट्रीज हैं, कैसे जो अपनी नॉलेज है वो शेयर करें ताकि शहरीकरण को अच्छा बनाया जा सके, सस्टेनेबल अर्बेनाइजेशन हम कर सके। आगे चलते हैं साथियों। चौथी न्यूज है ऑयल सीड किसान मित्र। आपको मालूम है कि इंडिया में ऑयल सीड हैं, जो ऑयल की इंपोर्ट है वो बहुत बढ़ रहा है। इंडिया में जो कंजप्शन है ऑयल की बढ़ रही है, लेकिन प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने एक टारगेट लिया है कि हम 50,000 kg इसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऑयल सीड किसान मित्र ऐप बनाई है। तो ध्यान में रखना, ये ऐप जो है व्हाट्सएप में ही अटैच है। AI पावर्ड व्हाट्सएप चैटबॉट है जो आपको जब भी आपके मन में क्वेश्चन होगा कि कैसे हम ऑयल की प्रोडक्शन करनी है, कैसे हम उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, क्या क्या हमें चाहिए, सारा कुछ ये प्रोवाइड करके देगा। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने इसको क्या किया है, डेवलप किया है। किसके साथ मिलके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च के साथ मिलके। साथियों ये भारत का पहला ऐसा AI पावर्ड व्हाट्सएप चैटबॉट है
इसको आपने ध्यान में रखना है। देखा जाए मेनली इसको नेशनल ऑयल सीड कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में आयोजित की गई। 3 बातों के ऊपर फोकस करेगा। पहले तो मल्टीलिंगुअल असेस है कि कोई भी लैंग्वेज में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, एनी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछेंगे आपको आंसर देगा। इंस्टेंट एडवाइजरी, साथ के ही साथ में जैसे ही क्वेश्चन पूछा चैटबॉट से आपको साथ ही साथ में इसका आंसर देगा कि क्या क्या आप कर सकते हैं। तीसरा है कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करनी, क्योंकि फार्मर्स को जो दिक्कत आती है कि उनको ऐप्स के बारे में मालूम नहीं होता, लेकिन व्हाट्सएप बहुत लोगों के पास है, तो व्हाट्सएप को यूज कर सकते हैं क्या करने के लिए, ऑयल सीड किसान मित्रा के बारे में कुछ भी जानने के लिए। चौथी न्यूज है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। साथ ही पूछी जाती है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी होती है, तो वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट को जारी करता है, जिसमें वो बताता है कि जो देश हैं उनमें से कैसा उनका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, वर्ल्ड की इकोनॉमी कैसे ग्रोथ करेगी। तो इन्होंने इस रिपोर्ट में बताया कि भारत, इंडिया 2027 तक दुनिया की फास्टेस्ट क्या होगी, मेजर इकोनॉमी होगी। तो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी भारत है, लगभग 6.7% से हम क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। 25 से लेकर 27 तक ग्रोथ चलेगी। साथियों इसको याद रखना, 6.7% इसने बोला है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसका मेन फोकस क्या है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर है वो अच्छा काम कर रहे हैं। प्राइवेट कंजप्शन क्या है, बड़ी है इंडिया में, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो ग्रोथ है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसने ये बताया ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक की अगर बात करें तो उसने बताया कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड की जो ग्रोथ रहेगी, ग्लोबल ग्रोथ रहेगी वो 2.6% रहेगी। तो ओवरऑल वर्ल्ड की जो ग्रोथ है हर साल वो 2.6 रहेगी। उसका कारण काफी ज्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं और हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं। लेकिन उसने कहा कि अगर ये कम हो जाए तो ये 2.7 भी रह सकती है। तो दोनों को बातों ने आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज की ओर फोकस करें तो नेक्स्ट न्यूज है कि साउथ एशिया और इकोनॉमिक जो सिनेरियो है उसकी बात करें तो साउथ एशिया अच्छा काम कर रहा है एज कम्पेयर टू वर्ल्ड से। लगभग 6.2% कहने का मतलब ग्रोथ रेट रहेगी, जो कहने का मतलब 25-26 में से कम है। तो अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक 1944 में एस्टेब्लिश किया गया था अंडर ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के। ये आपको याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के अंडर हुई 1944 में। पहले इसको वर्ल्ड बैंक नहीं कहते थे, पहले इसका नाम था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको IBRD कहा जाता था। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, 5 इंस्टीट्यूशन अलग अलग जो चैलेंजेस हैं, ग्लोबल चैलेंजेस हैं, उसको सोल्यूशन करने के लिए ये काम करते हैं। छठी न्यूज है EU न्यू AI रूल्स लेके आया है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन आएगा रिसेंट में AI एक्ट पास किया गया है, तो किसने पास किया, तो आंसर देना है EU द्वारा AI एक्ट क्या है पास किया गया है। क्या है एक्चुअली इस एक्ट में, आपको मालूम है कि जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी एक AI एप्लीकेशन है जो लोगों से डाटा लेती है। तो डाटा लेके वो अपने कंप्यूटर को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है और उससे ही आगे जानकारियां बढ़ाती है। लेकिन अभी ये डाटा कहां से आया, चैट जीपीटी ने वो डाटा कहां से लिया, अभी हमें ये जानकारी नहीं है। लेकिन अभी इस AI एक्ट में कहा गया है कि हम जहां से वो ट्रेनिंग ले रहा है, AI ट्रेनिंग ले रहा है, डाटा ले रहा है, उसको उसके बारे में कंपनी को पब्लिश करना पड़ेगा, ताकि जो लोग हैं वो जान सके कि इन्होंने इनसे डाटा लिया। तो जो चैट जीपीटी या फिर गूगल का जेमिनाई है, तो वो कैसे काम कर रहे हैं। तो अगर हमें आंसर मिल रहे हैं तो वो आंसर अगर हमें मिल रही हैं तो वो डाटा कहां से लेकर आंसर दे रहा है, इसके लिए एक्ट बनाया गया है EU के द्वारा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा एक्ट है, लोगों को जानकारी होगी। पहले दिक्कत क्या होती थी, जैसे कि देखा गया कि अमेरिका अभी ना क्या कर रहे हैं कि जो बैंक्स हैं किसी को लोन देना है या नहीं, तो वो AI से पूछ रही हैं कि इसको लोन दें या नहीं दें, इसका क्या है बैकग्राउंड। तो देखा गया कि जैसे उसको ट्रेन किया गया तो जो ब्लैक पीपल हैं तो उसको AI क्या है, रिमूव कर रहा है कि नहीं इसको नहीं देने, और जो व्हाइट हैं उनको यस कर रहा है। तो इसके कारण थोड़ा थोड़ा इशू आए, तो इसके कारण हम देखा कि जो EU है ये AI एक्ट लेके आया। तो ये सभी जो कंपनी जो AI ट्रेन कर रही हैं उनके लिए क्या करेगा, काम करेगा।
मेनली मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों को एप्रोप्रिएट बैलेंस बनाया जा सके, लेजिटिमेट और साथ में प्रोटेक्शन हो प्राइवेसी की। लोगों को मालूम हो कि उनका जो कंटेंट है वो दिया जा रहा है, क्योंकि बहुतों को मालूम ही नहीं कि उनका जो डाटा है वो लिया जा रहा है इन कामों के लिए, तो लोगों को मालूम होना चाहिए। चलो, तो इसके ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट चलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मैंने आपको बताया। अगर पूछा जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो अपने कंप्यूटर सिस्टम को इतना कैपेबल करना है कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह काम करे और लोगों की स्पीच को रिकॉग्नाइज करना, डिसीजन लेना और आइडेंटिफाई करना पैटर्न को, वो क्या हो, इजी हो। तो उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। चलो नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज है मर्सी पावर, प्रेसिडेंट की मर्सी पावर। आपको मालूम है कि एक प्रेसिडेंट के पास पावर होती है पार्डन की पावर, जिसमें अगर किसी को कोई सजा माफ करनी हो तो माफ कर सकते हैं। तो रिसेंट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मोहम्मद आरिफ, एक पाकिस्तानी हैं जिन्होंने 2000 में रेड फोर्ट के ऊपर हमला किया था, लगभग 3 लोगों की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। उनकी जो सजा है वो उसने ग्रांट मर्सी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसको क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। साथियों ध्यान में रखना, मर्सी पावर किसमें आती हैं, संविधान के आर्टिकल 72 में। तो 72 में हमें पार्डन, रिस्पाइट, रिप्राइव, रिमिशन एंड कम्यूटेशन। तो आपने ये याद रखना है कि 5 तरह की पावर के बारे में आर्टिकल 72 बताता है। पार्डन, रिस्पाइट, रिप्राइव, रिमिशन एंड कम्यूटेशन के बारे में इसकी बात की जाती है। साथियों अगर मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 72 है, आर्टिकल 161 किसके बारे में है, गवर्नर्स ऑफ स्टेट। तो अगर दोनों के पास पावर है, पार्डनिंग पावर्स, वो राष्ट्रपति जी के पास भी हैं और गवर्नर के पास भी हुई हैं, लेकिन गवर्नर के लिए आर्टिकल 72 है, और सॉरी प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 72 है और गवर्नर्स ऑफ स्टेट के लिए आर्टिकल 161 चलता है। नेक्स्ट न्यूज की ओर फोकस करते हैं। साथियों इंडिया का टीबी डायग्नोस्टिक टेक, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसका, ट्रू नेट प्लेटफॉर्म। इसको याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि ट्रू नेट प्लेटफॉर्म किसको डायग्नोसिस करने के लिए यूज कर रहा है। तो ट्रू नेट मेनली टीबी को मालूम करने के लिए कहने का मतलब यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट में ट्रू नेट प्लेटफॉर्म को 77th WHO असेंबली हुई थी जनेवा में, उसमें इसको काफी तारीफ मिली कि इसने बहुत अच्छा काम किया है। तो ध्यान में रखना, WHO की लेटेस्ट मीटिंग होकर हटी है 77th, कहां पे, जनेवा में, इसको याद रखना है। फिर अगर हम ट्रू नेट प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये गोवा की कंपनी है, उसके द्वारा इसको क्या किया गया है, बनाया गया है। इसका काम क्या है कि बहुत इजी, बहुत जल्दी टीबी के बारे में पता लगाना, क्योंकि टीबी एक ऐसी बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस, जो लंग्स को इफेक्ट करती है, और अगर इसके बारे में जल्दी मालूम ना हो तो ये लाइलाज हो जाती है। और हम देखते हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी इसका काफी हाई है, तो इसके लिए टीबी के बारे में जल्दी मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों अगर बात करें यूटिलाइजेशन की, मैंने बताया आपको 10,000 इंस्टॉलेशन वर्ल्ड वाइड इसको लगाई गई हैं, लगभग 7,000 इसको अलग अलग सेंटर्स में क्या है, यूज किया गया। WHO की बात करें तो WHO की एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसका मेनली काम क्या है कि वर्ल्ड की हेल्थ को ठीक रखना। इसके लिए इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में बना हुआ है। तो साथियों ये थी आज की 8 इंपॉर्टेंट न्यूज, तो इसके ऊपर फोकस किया। कल को मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।